सेकंड चैप्टर की करते हैं शुरुआत। अब जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और उम्मीद है आपको मेरी आवाज जो है ऑडिबल होगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। बताइए, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्यूप्रस जो कि होता है Cu पॉजिटिव, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, ठीक है। और एक होता है Cu2 पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हम क्यूप्रिक। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइड है, 3 मार्क 3 मार्क। जो लास्ट के 3 मार्क है ये बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए क्यूप्रस और क्यूप्रिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी चैट सेक्शन में, या फिर आप हाँ अपने क्वेश्चन को करो और चैट सेक्शन में आप इसको लिख दो क्या आंसर होगा क्यूप्रस और क्यूप्रिक। और सेकंड चैप्टर के भी जो नोट्स हैं, ये सेकंड चैप्टर के नोट जो असाइनमेंट है ये अवेलेबल हो चुके हैं, आज बच्चों ने ये ले लिए हैं। तो आपको अगर ये चाहिए इसकी हार्ड कॉपी तो यहाँ से आके आप ले जा सकते हो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तीनों के असाइनमेंट बच्चों को मिल चुके हैं। क्यूप्रस और क्यूप्रिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। जैसे ये कॉपर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो ये आएगा आपका आर्गन, फिर उसके बाद आता है 3D और 4s। एक आंसर आ चुका है, जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या आंसर है ये। इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी ही नहीं यशिका, आपको जो 18 से ज्यादा है उनको आर्गन और 3D 4s लिखो। आप 30 तक ही आपके सिलेबस में। तो देखो ये 29 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 18 लिखते तो पहले 3D को हैं, लेकिन फिल पहले किसको करते हैं? n+l रूल लगा के 4s को। तो यहाँ हम इसमें फिल करेंगे 2 और 18 और 2 20 और 9 29, 29 हो गया। लेकिन ये अनस्टेबल है, ये एक एक्सेप्शन केस है। यहाँ पर 3D स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा 4s से, ये 4s 4d10 हो गया और 4s में 1 हो गया। दिस इज योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका परफेक्ट आंसर है 3d10 4s 1, दिस इज योर कॉपर। लेकिन कभी भी आयन की बात आए तो पहले तो नॉर्मल आप एटम की कॉन्फ़िगरेशन करो, 3d9 4s2, इसको एक्सेप्शन को ठीक कर लो। ये आ गया आपका 3d10 4s1, ये आपका आ गया नॉर्मल कॉपर। लेकिन आयन को अब हम करने वाले हैं पीछे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। पीछे से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 0। सो करेक्ट आंसर विल बी क्या? आर्गन 3d10 4s0 हट सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव करोगे तो क्या होगा? मैंने क्या बताया? पहले एटम को करो। एटम बोलता है कितना? ये बोलता है 1 और 10। पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक ये गया और एक ये गया, तो करेक्ट आंसर आ गया आर्गन 3d कितना? 9। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्यूप्रिक। ये क्यूप्रस का था, क्यूप्रिक का था, दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए। तो अब जल्दी से करके दिखाइए अगली कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम एंड क्रोमियम 2 पॉजिटिव। सबसे पहले क्रोमियम करके दिखाइए कॉन्फ़िगरेशन में। क्रोमियम क्रोमियम 2 पॉजिटिव, आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो। क्रोमियम क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम होता है 24, ये होता है 24। तो आंसर क्या होगा? 24। वेरी गुड, अब दोनों करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। देखो क्रोमियम, मानसी शर्मा बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड मानसी। तो क्रोमियम 24 होता है, तो ये हमें करना होता है इस तरीके से, आर्गन 3d और 4s। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 24 हैं। तो आर्गन में देखो
18 लिखते पहले 3D को है लेकिन भरते पहले 4s को है, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, बट यहाँ डी में 5 ज्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाफ फील्ड मोर स्टेबल हो गया आपका। अब क्रोमियम 2 पॉजिटिव कैसे करोगे? तो क्रोमियम परफेक्ट है, तो पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा आर्गन 3d4, ये आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका आर्गन 3d4 इस तरीके से, ठीक है। मानसी आंसर है आर्गन 3d4, पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस का मतलब होता है निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन। अगला करके दिखाओ 5, ये वेनेडियम 5 वेनेडियम 4, ये करके दिखाओ। वेनेडियम 5 वेनेडियम 4, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। वेनेडियम, तो मैंने अभी भी क्या समझाया था आपको, चार्ज है ये हमें बाद में लगाना होता है, पहले नॉर्मल वेनेडियम को अगर आप कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। मानसी ये गलत आंसर है। अब्दुल ये भी गलत है। देखो वेनेडियम होता है 23, तो कैसे करोगे आप? आर्गन 3d और 4s, ठीक है। अब 23 को पहले करो, 23 होता है कितना? 18, 2 20 और 3 23। अब पीछे से ये 5 का मतलब होता है 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। पीछे से 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो 2 तो ये गए, 3 ये गए, कुछ बचा ही नहीं, 0 0। तो आप क्या लिख के आने वाले हो? क्या आर्गन लिख के आने हो? बस नहीं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप 3d0 यहाँ इतना तक लिख के आ जाओ, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये चार्ज जो होता है ना, जैसे आयरन 2 पॉजिटिव होता है, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, आर्गन रोमन में इस तरीके से 2। अब यहाँ 4 है तो क्या आएगा आंसर? क्या कोई बता सकता है 4 के केस में आंसर क्या आएगा? 5 के केस में तो आपने सीख लिया, 4 के केस में कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा? आर्गन क्या करना पड़ेगा आगे? वेरी गुड अब्दुल, ठीक है। हर्ष ठीक है। अर्णव गलत है। पीछे से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो देखो लेट्स सपोज यहां 3 थे, यहां 2 थे, तो पीछे से 4 निकालना है एक बार। 2 तो गए, ये 3 है, 3 गए और कितना रह गया? 1। तो करेक्ट आंसर है आर्गन 3d1, दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर वेनेडियम 4 के लिए, ठीक है ना। वेनेडियम 4 के लिए आर्गन 3d1, ऋतिक वर्मा करेक्ट है, अर्नव अब करेक्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, और कॉन्सेप्ट सीखते सीखते जल्दी से करके दिखाओ। आयरन 3 पॉजिटिव, इसे बोलते हैं फेरिक आयन, करके दिखाओ भाई। आयरन 3 पॉजिटिव फेरिक आयन, वेरी गुड। अर्णव हर्ष दोनों ठीक हो। नॉर्मली आयरन क्या होता है? नॉर्मली 26, कैसे दिखाओगे? आर्गन 3d एंड 4s, यानी 2 और 6, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। अब पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 तो ये गए और 1 यहां से गया, कितने रह गए? 5। तो करेक्ट आंसर है आर्गन 3d5, दिस इज योर करेक्ट आंसर, आर्गन 3d5। ऋतिक वर्मा ठीक है, रेनू भी ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। आगे अगर मैं यहां से एक एक डेफिनेशन को लिख बताऊं तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसने कहा था नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकता। तो जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो ये है आपका 1s2 2s2, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 3s2 3p
2 2 4 1s2 2s2 2p 6 फिर 3s1। अब यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। और 11 के 11 इलेक्ट्रॉन के सभी के क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल इसको देख लो या फिर इसको देख लो। देखो पहले केस में 1s, इस वाले केस को देख रहे हैं हम, n l m s, n में वैल्यू 1 है, s को देखेंगे तो l की वैल्यू 0 है, 0 को देखकर m की वैल्यू 0 है और यहाँ पर प्लस हाफ आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पर ये सेट क्वांटम नंबर का बना है। अगला सेट अगर आप इसका बनाओगे तो वो अलग बनेगा, इसके जैसा बन ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे अगले सेट में 2 है, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ 1 थी, तो हो गया ना अलग। तो इस तरह से पॉली ने बताया था, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अगला एक और क्वेश्चन बड़ा खास आता है, व्हाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन। व्हाई पॉली exclusion principle is called exclusion। क्यों कहते हैं इसको एक्सक्लूजन? क्योंकि अगर 11 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आपने निकाल लिया तो बाकी बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटम नंबर का सेट नहीं हो सकता। वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक्सक्लूडेड हो गए, बाहर निकल गए, उस क्वांटम नंबर जैसे कभी नहीं होंगे, इसीलिए इसको एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो आंसर दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ वन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, देन अदर इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इन दैट एटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग सेम सेट ऑफ दैट क्वांटम नंबर, इसलिए इसे एक्सक्लूजन बोलते हैं। एक था आहबाउ रूल, इसने बताया था जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करो, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में फिल करो। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। The orbital having lower energy are filled first and orbital having higher energy will fill later। ठीक है, तो ये था आपका एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। हंट्स रूल क्या था? हंट्स रूल था कि आपको ना पेयर नहीं बनाने। मान लो पी में आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आप 1 2 3 4 ऐसे पेयर में फिल करोगे, यानी नो पेयरिंग टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ठीक है ना, ये नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन भरने तो आप ऐसे भर दोगे उठा के कि भाई 2 इसमें भर दिए 2 इसमें भर दिए, नहीं, पहले सभी के सभी हाफ फिल होने चाहिए और उसके बाद ही पेयरिंग होती है। 1 2 3 अब पेयरिंग होगी 4। एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, और आगे अगर हम चलें तो उसमें क्वेश्चन है क्रोमियम हैज कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ये होती है आपकी, क्रोमियम हैज कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज आर्गन 3d5 4s1। ये क्यों नहीं होती आर्गन 3d4 4s2? तो ये नहीं होती, ये होती है बिकॉज हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल in 3d5। ठीक है ना, half filled configuration is more stable because it has symmetrical distribution of electron and exchange of energy। तो इसीलिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनके अलावा ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको डी ब्रोगली, हालांकि इसे डी ब्रोय बोलते हैं, डी ब्रोय रिलेशनशिप, और इसी का एक भाई है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल। जल्दी से फॉर्मूला लिख के दिखाइए डी ब्रोगली रिलेशनशिप का और मेरे पास सेंड करो। डी ब्रोगली रिलेशनशिप का फॉर्मूला लिखो और मेरे पास सेंड कर दो। बिल्कुल अर्नव, ये सही जवाब था, डी ब्रोय। वेरी गुड अब्दुल दानिश, ये बिल्कुल ठीक है। हर्ष धर्मस्य, पहला आंसर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम बी, ये तो हो गया डी ब्रोय। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसे बोल सकते हैं एच अपॉन में पी। तो ये हो गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या फिर एम डेल्टा वी बोल सकते हो, इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है,
तो इस तरह से ये दोनों रिलेशन है और इन पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हमने किए थे, ठीक है। उनमें से जितने भी एक्सेप्शन से न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, जो थोड़े से अटपटे से न्यूमेरिकल थे वो। एक तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रॉब्लम 13। तो प्रॉब्लम 13 को जल्दी से देख लेते हैं, क्या है प्रॉब्लम 13। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 की होनी चाहिए और हमारे पास ये है। तो प्रॉब्लम 13, प्रॉब्लम ये है वो प्रॉब्लम 13, ये आपकी एक्सरसाइज में भी दे रखी है। क्या है इस प्रॉब्लम 13 में? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इफ काइनेटिक एनर्जी 3 दे रखी है, तो बताइए इसकी वेवलेंथ क्या है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी यहां से अगर हम इसको अच्छी तरह देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी ये होगा। अब वेवलेंथ यानी ये तो निकालना ही है, एच तो पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, वेलोसिटी नहीं पता है। तो ये निकालने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की हेल्प लेनी होगी, जहां पर इसको हम ले जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास, अंडर रूट कर देंगे इसका इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी है 3.010 की पावर -25 डिवाइड बाई मास है 9.110 की पावर -31, इस तरीके से अंडर रूट। और जो भी वेलोसिटी आपकी फाइंड आउट होगी, जैसे यहाँ वेलोसिटी है 812 मीटर पर सेकंड, उसको आपको पुट कर देना है ऊपर वाले फॉर्मूले में 6.610 की पावर -34, मास है 9.110 की पावर -31 और वेलोसिटी जो अभी अभी आई है 812। जो भी आपका लैम्डा निकलेगा ये आपका आंसर आ जाएगा। लैम्डा ये है, ठीक है, इस तरीके से लैम्डा फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी धूम मचा रहा है पूरी अच्छी तरह से, और ये पूछा जा रहा है बार बार इस तरीके से कि विद एक्यूरेसी इसकी जो वैल्यू है वो क्या थी। और जैसे क्वेश्चन है प्रॉब्लम 16 को देखते हैं। प्रॉब्लम 16 हाइजेनबर्ग, ये है प्रॉब्लम 16। एक गोल्फ की बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम, स्पीड है इतने मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड को एक्यूरेसी से मेजर किया 2%। कभी 2 आता है, कभी 4 आता है, कभी 99.9% भी आता है। कैलकुलेट करो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो देखो यहाँ पर इसको दिखाया गया है, मास जो बॉल का है वो कितना है, ये है आपका 40 ग्राम है, इसको केजी में बदल दिया है डिवाइड करके। वेलोसिटी तो पता ही है, इसकी वेलोसिटी 2% एक्यूरेट है, तो 2% निकाल लिया 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, हमें तो इसकी पोजीशन निकालनी थी, तो एच की वैल्यू दे रखी है 4 पाई, पाई भी है पता है आपको, मास ऑफ बॉल जो है वो दे रखा है। तो यहाँ जो आंसर आया है डेल्टा एक्स को आप देख पा रहे हो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, ना कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। और जो बॉल है वो आपकी ज्यादा भारी मानी गई है यहाँ, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके जो पोर्शन है जो आपका, उसको और आगे तक मैं करवा देता हूँ, और एक लिंक मैं आपके पास सेंड करूंगा आज, उसमें जोन जोन सा आपका ये जो डिलीट कर दिया गया है सिलेबस, वो उस पर टिक लगा लेना। वो लिंक मैं आपके पास सेंड कर दूँ, ठीक है, ग्रुप में सेंड होगा लिंक, तो उसको जरूर देख लेना अच्छी तरह से क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है। ऑर्बिटल की शेप की बात की जाए तो डी की शेप एग्जाम में सबसे ज्यादा आई हुई है, ठीक है। जैसे डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इन सभी में से ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। डी जेड स्क्वायर भी सबसे ज्यादा एग्जाम में आई है, और डी एक्स वाई, ये बहुत ज्यादा इनकी शेप बनाना एग्जाम में आता है डी ऑर्बिटल केस में सबसे ज्यादा। अब एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए कि सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी 1s2 2s2 2p6 3s1,
ये रहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बताइए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का जहां भी जाता है उसका चारों सेट निकाल के दिखाइए क्वांटम नंबर के, N, L, M और S। बताओ सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के चारों सेट क्वांटम नंबर के बताइए। यशिका का जवाब भी ठीक था, अर्णव भी ठीक का जवाब ठीक था। चारों सेट बताइए सोडियम के। राइट द ऑल द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। चारों सेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। अर्णव ये थोड़ा सा गलत है, इसका आंसर निकालना है तो देखो n की वैल्यू 3, यहां से देख के पता लग गया 3। L में S की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, S सब सेल की 0। और अगर आगे चलें, रेनू का करेक्ट आंसर है अगर L 0 है तो M क्या होता है, M तो भाई -L2 + L होता है, तो ये -0 से +0 तो 0 हो गया। S क्या होगा, S में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये तो +½ लिख सकते हो। ये चारों सेट हैं क्वांटम नंबर के, ठीक है। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। हाउ मेनी सबशेल इन n = 4, n = 4 में कितनी सबशेल होती हैं, निकाल के दिखाइए। n = 4 में कितनी सबशेल होती हैं। यशिका बिल्कुल ठीक थी, अर्णव का जवाब भी ठीक है। n = 4 में कितनी सबशेल होती हैं। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सब शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 4 है तो ये क्या आएगी आपकी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है 0 to n-1। तो 0 to 4-1, 0 1 2 3। 0 का मतलब S होता है, 1 का मतलब P होता है, 2 का मतलब D होता है, 3 का मतलब F होता है। तो कुल आपके सबसेल कितने बन गए, 4। तो आंसर है 4 सबसेल। ये 4 सबसेल हो गए आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 सबसेल होने के बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो फॉर्मूला पॉपुलर हुआ वो कौन सा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पॉपुलर हुआ E = h/nu, जहां पर E क्या होता है बताइए भाई, चैट सेक्शन में बताइए E क्या होता है। रेनू, मानसी शर्मा, ऋतिक वर्मा, अर्णव, ये सारे जवाब ठीक थे। बताइए E = h/nu में E क्या होता है। अब्दुल, ये गलत है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में आ जाओ भाई। E = h/nu में E क्या होता है। अर्णव थोड़ा थोड़ा ठीक है, और कोई। E इसे कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन बोलते हैं इसको, बिल्कुल। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, h/nu, न्यू होता है c/λ, ठीक है। अब यहां से हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम 6, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 6। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 6 ये वाली प्रॉब्लम है। उसमें कहा गया है कि बताइए एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन बताइए क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी ये है। तो देखो E = h/nu, h तो पता ही है 6.6 10⁻⁻34 और न्यू दे ही रखी है 5 × 10⁻14। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। लेकिन उन्होंने ये पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा 1 मोल फोटोन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10⁻23 से, तो आंसर आ जाएगा आपका एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। और इसके अलावा एक 100 वाट का बल्ब है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, एक 100 वाट का बल्ब है और इसकी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो बताइए कितने फोटोन पर सेकंड ये बल्ब निकालता होगा।
तो देखो 100 वाट का बल्ब का मतलब होता है 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकंड, तो 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकंड। और एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है, एच न्यू सी बाई लैम्डा। एच पता है आपको, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखा है। तो इससे आप एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो, ये एक फोटोन की एनर्जी है। अब देखो, अगर नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं तो टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे एक फोटोन की एनर्जी से, ठीक है। तो ये कटने के बाद आंसर जो आएगा, ये नंबर ऑफ फोटोन आ गए 2.012 10 की पावर 20। इतने फोटोन एक सेकंड में निकल जाते हैं आपके, अगर आप 100 वाट का बल्ब एक बार जला के बंद कर देते हो एक सेकंड के अंदर, तो इतने फोटोन आपके निकल जाते हैं बाहर। ऐसे ही अगर इसमें बात करें तो एक क्वेश्चन आता है इसमें क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इलेबोरेट किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने, और यहां से इसने फॉर्मूला क्या निकाला था फोटो इसका, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जल्दी से इसका सेटअप एक बार सुन लो, और फिर मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उन क्वेश्चंस के आंसर देना। सबसे पहले ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर किसी मेटल पर लाइट पड़ती है, ठीक है, ये लाइट अगर इस पर पड़ेगी तो ये क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से टकराएगा तो पता लगेगा कि हाँ भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन ये टकराए। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसी लाइट आप मारोगे जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत बढ़िया अब्दुल, नाइस। ये भी आज क्लास में भी एक ही बच्चा बता पाया था आपकी क्लास में, अब्दुल ने बताया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। इंटेंसिटी होती है ब्राइटनेस। आपके मोबाइल में आपने देखा होगा ब्राइटनेस जब आप बढ़ाते हो तो आंखों पे जोर पड़ता है, कि उसमें से ज्यादा से ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं। तो ज्यादा फोटोन होते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चैट सेक्शन में काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। एक आंसर आया, देखते हैं कौन है। अगेन नहीं, इस बार अर्णव है, यशिका करेक्ट है, बहुत बढ़िया यशिका, अर्णव गुप्ता करेक्ट है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक। अब देखो एक लाइट आपने ये स्ट्राइक करवाई है और एक लाइट ये स्ट्राइक करवाई है, बस मुझे बताओ लाइट ए या बी किससे आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब स्पीड ज्यादा होगी, ये बोल सकते हो। ए या बी, किसके टकराने पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब्दुल वेरी गुड, करेक्ट है। और कोई, वेरी गुड यशिका करेक्ट है। यानी आपने बता दी कि बी करेक्ट है, बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, फ्रीक्वेंसी इज सी बाई लैम्डा, न्यू इजकल टू सी बाई लैम्डा। अब यहाँ लैम्डा देखो, लैम्डा कितना बड़ा है, लैम्डा बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम होगी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, और यहाँ बी में देखो लैम्डा कितना छोटा है, तो लैम्डा छोटा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इस बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो बी वाले केस में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, ठीक है। यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट किया था, आइंस्टीन की देन है, एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्या कोई बता सकता है एच न्यू नॉट क्या होता है, बताइए एच न्यू नॉट क्या होता है। एच न्यू नॉट किसे कहते हैं।
नहीं, ये गलत है रेनू, ये गलत है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वेरी गुड यशिका, ये ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसको। थ्रेशोल्ड एनर्जी को डब्ल्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपकी नॉर्मल एनर्जी है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड लैम्डा होता है लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है डब्ल्यू नॉट, ठीक है। तो ये सारे नाम है इसके। अब यहाँ पर आप इसको करोगे इस क्वेश्चन को, तो इस पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको पता लगेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर ऑफ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन ही है, और ये पेज नंबर 65 पे क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन है 65 पेज पे आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड है। 65 पेज पे क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन है येलो में। ये फोटोन जिसकी वेवलेंथ इतनी है, ये इस वेवलेंथ दे दी है फोटोन की। देखो लाइट की अगर वेवलेंथ दे दे या फ्रीक्वेंसी दे दे तो समझ जाओ आप बड़े आसानी से उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हो। ये स्ट्राइक हुई एक मेटल पर जिसका वर्क फंक्शन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो बताइए कितनी एनर्जी होगी फोटोन की, काइनेटिक एनर्जी बताइए जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी, और वेलोसिटी भी बताइए। तो देखो एक बात तो साफ है, यहाँ पे इन्होंने, अब यहाँ पे तो इन्होंने नहीं जगह, यहाँ जगह मैं बताता हूँ। लैम्डा देने का मतलब साफ साफ है, आप लैम्डा से बड़े आसानी से, लैम्डा इन्होंने दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन बताइए क्या होगी। E = H न्यू, H ये हो जाएगा C/λ। H है 6.6 10⁻⁻34, ये 3 × 10⁸, और लैम्डा जो है 4 × 10⁻⁻7। तो यहाँ से आपकी एनर्जी निकलेगी 4.97 × 10⁻⁻19 जूल। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। दूसरा क्वेश्चन कहा है उन्होंने कि बताइए, दूसरा क्वेश्चन भी तो पूरा दूर है। सेकंड क्वेश्चन कहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बतानी है इसकी, और वेलोसिटी बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर होना चाहिए। तो हमने किस में निकाला, अभी तक जूल में निकाला है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के, ठीक है। अब यहां से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी आपकी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब एच न्यू की जो वैल्यू है वो है 1.3.10, और एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन क्वेश्चन में गिवन दे रखा है 2.13। तो आंसर आ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी का 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी का आ गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप चाहो तो इसको जूल में भी कर सकते हो। 97 मल्टीप्लाई कर दो 1.6 10⁻⁻19, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, वेलोसिटी निकालनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31। तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ सकती है, ये हो जाएगी आपका। तो ये क्वेश्चन था जो इस फॉर्मेट पे डिपेंड था। बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।